अनुपमा मंडप के नीचे बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका दूल्हा कार न मिलने की वजह से शादी छोड़कर भाग गया था। अनुपमा के मम्मी पापा का रो रो के बुरा हाल हो रखा था। तभी उसमें से एक बाराती आया और उसने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। अनुपमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपनों ने ही उसे फंसाया था, उसके खिलाफ साजिश की थी। शाम के 7 बजे थे। शादी का मंडप फूलों की खुशबू से महक रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे और मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ रहे थे। मंडप के बीचों बीच अनुपमा लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी का रंग समेटे बैठी थी। घूंघट के नीचे उसकी आंखें चमक रही थी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन घड़ी की टिक टिक हर बीतते मिनट के साथ उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। देर हो रही थी, बहुत देर। उसका दूल्हा राघव अभी तक नहीं पहुंचा था। पहले सबने सोचा यातायात में फंस गया होगा। दूल्हे वाले हमेशा थोड़ा लेट आते हैं, पर अब तो 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन दूल्हे का कहीं पता नहीं था। अनुपमा की माँ सुनीता जी पांडाल के कोने में खड़ी बार बार मोबाइल देख रही थी। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। क्या हुआ जी, फोन लगाओ ना, राघव की माँ को उन्होंने कांपती आवाज में अपने पति से कहा। अनुपमा के पापा ओम प्रकाश जी अपनी बेटी से नजरें चुरा रहे थे ताकि वो उसकी टूटती उम्मीदें ना देख सके। लगाता हूँ शायद नेटवर्क की समस्या हो, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। 20वीं बार भी फोन नहीं लगा। 9:30 बज चुके थे। तभी अचानक दूल्हे की ओर से आए 2-3 बाराती एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनमें से एक लगभग 40 साल का एक आदमी आगे आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे लड़के ने शादी करने से मना कर दिया है। ये सुनकर पूरा पांडाल सन्न रह गया। क्या क्या मतलब है इस बात का? ओम प्रकाश जी की जुबान लड़खड़ा गई। उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसे नए मॉडल वाली कार चाहिए थी। जब आपकी तरफ से कार नहीं मिली तो वो बोला कि ऐसी शादी नहीं करनी उसे। ये बोलकर वो आदमी थाली में रखे लड्डू उठाकर खाने लगा। जैसे किसी का घर, किसी की इज्जत, किसी की बेटी की जिंदगी नहीं टूटी। मानो बस एक छोटी सी बात हुई है। मंडप में बैठे बैठे अनुपमा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये खबर सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो दूल्हा जिसके साथ उसने सपने देखे थे, जो उसे वचन देने वाला था कि हमेशा उसका साथ देगा, वो कार ना मिलने पर शादी से ही भाग गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसको ऐसा लग रहा था जैसे हाथों से मेहंदी टपकने लगी, जैसे उसकी सारी उम्मीदें पिघल रही हों। मंडप की रोशनी अब उसे चकाचौंध नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। सब लोग दूल्हे वालों को कोसने लगे। तभी उसी बारात में से एक और 50 साल का आदमी अचानक जोर से बोला, जो अब तक चुप था। सुनिए, एक बात बतानी है आप लोगों को। आप लोग मेरी बात को मजाक में भी हल्का मत समझना। बहुत अच्छा हुआ जो आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई। आपकी बेटी की जान बच गई है। सबका माथा ठनका। क्या मतलब है आपका? सुनीता जी लड़खड़ा गई। उस आदमी ने चारों ओर देखा, फिर धीमे और डरावने स्वर में बोला, अगर आप लोग सच जानना चाहते हैं तो मेरी बात को जहां तहां मत सुनिए। सच्चाई मंडप के नीचे नहीं, आपकी बेटी की किस्मत में छुपी है, और आपके दामाद की इस हरकत में। आज अगर वो कार लेकर यहाँ आ जाता तो आपकी बेटी अगले 6 महीने भी सुरक्षित नहीं रहती। अब पूरा पांडाल सांस रोक कर खड़ा था। अनुपमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, क्या किया है राघव ने? आप उसके बारे में इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं? उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मंडप में जैसे किसी ने अचानक से शोर बंद कर दिया था। डीजे की आवाज कब बंद हुई किसी को याद भी नहीं।
बस एक भारी सी खामोशी और बीच में बैठी अनुपमा, जो अब दुल्हन कम और टूटा हुआ सवाल ज्यादा लग रही थी। वो बाराती जिसका नाम बाद में सबको पता चला, उसका नाम श्यामलाल था। वो आगे बढ़ा। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमक रही थी। आपकी बेटी की जान बच गई है। ओम प्रकाश जी ने कांपते हुए पूछा। आप कौन है जी, और ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बेटी की जान क्यों जाती, साफ साफ बोलिए ना। सुनीता जी उसके पीछे खड़ी थी, दोनों हाथ जोड़कर आंखों में विनती भरी हुई थी। श्यामलाल ने धीमे से कहा, मैं राघव का सगा चाचा नहीं, दूर का रिश्तेदार हूँ, पर इतना भी दूर नहीं कि सच ना जान सकूं। कैसा सच? इस बार आवाज आई अनुपमा के मामा महेंद्र की। श्यामलाल ने एक लंबी सांस ली। सच ये है कि आपकी बेटी जिस लड़के से शादी करने जा रही थी, वो सिर्फ दहेज के लिए शादी करता है, प्यार के लिए नहीं। मंडप में बैठे सब लोग हल्का सा हिले, जैसे कुर्सी अचानक कांप गई हो। अनुपमा ने घूंघट थोड़ा पीछे सरकाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर अब उनमें हल्का सा डर भी था, दहेज के लिए। लेकिन राघव तो बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छा लड़का था। सुनीता जी ने फूटते हुए कहा, मेरी बेटी तो उसे भगवान मानकर बैठी थी। श्यामलाल ने कड़वे स्वर में कहा, भगवान नहीं बिटिया, वो तो बस नाटक करना जानता है। अगर आज उसे कार मिल जाती तो अगले साल घर मांगता, और फिर एक दिन आपकी बेटी की जान भी चली जाती। सबके चेहरों के रंग उड़ गए। श्यामलाल थोड़ा पास आए, अपनी आवाज धीमी की। भीड़ कम सुने पर परिवार सब सुन ले। राघव शराबी है, जुआरी है, और सबसे बड़ी बात, उसके ऊपर केस चल रहा है। केस? ओम प्रकाश जी की आवाज फट गई। किस बात का केस? दहेज प्रताड़ना का। श्यामलाल ने बम गिरा ही दिया। क्या? इस बार पूरा मंडप चीख उठा। पीछे से कोई औरत बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हमारी आंखों के सामने हमारी लड़की जल जाती। किसी और ने हंसी दबाकर धीमे से कहा, इसीलिए तो कहते हैं इतनी जल्दी रिश्ता नहीं करना चाहिए। उनकी फुसफुसाहटें तीर की तरह सुनीता जी के दिल में चुभ रही थी। महेंद्र मामा ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, अगर ये बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताई? शादी के दिन ही नाटक करना था क्या? श्यामलाल ने शर्मिंदा होकर अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे भी देर से पता चला जी, राघव के पिताजी ने सबसे छिपाकर ये रिश्ता रखा। 3 साल पहले उसकी एक शादी हो चुकी है। लड़की का नाम था नेहा। एक और नया खुलासा। अनुपमा का दिल जैसे रुक गया। पहले से शादीशुदा था वो। श्यामलाल की आंखें भर आई। नेहा अच्छी सीधे सादे घर की लड़की थी। उसके पिता ने दहेज में सोना, गाड़ी, बहुत कुछ दिया था। पर लालच तो लालच होता है, और अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो फिर इतनी आसानी से लालच खत्म नहीं होता। अब राघव ने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। रात रात भर शराब पीता, उसे मारता, सास भी आग में घी डालती। आखिर एक दिन नेहा ने तंग आकर थाने में रिपोर्ट कर दी। केस चल रहा है आज भी। समझौते के नाम पर फिर से पैसे मांगे गए, और अब नया दहेज पाने के लिए आपकी बेटी को चुना गया। पांडाल में कुर्सियों की चरमराहट, बच्चों के रोने की आवाज और दूर से आती शहनाई, सब मिलकर एक अजीब सी बेचैन धुन बना रहे थे। अनुपमा के कानों में सिर्फ दो ही शब्द गूंज रहे थे, दहेज प्रताड़ना और पहली पत्नी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। माँ, मैं तो सोच रही थी मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि राघव मुझे पति के रूप में मिल रहे हैं। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने उसके हर मैसेज को, हर बात को सच मान लिया। मुझे क्या पता था, मैं तो बस एक सौदा थी। सुनीता जी रोती हुई उसके पास आई और बेटी को कसकर गले लगा लिया। नहीं बिटिया, तू सौदा नहीं है, तू हमारी शान है। बस हम ही उसे पहचानने में गलती कर गए। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची। ओम प्रकाश जी की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। अब तक मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दीवार टूट चुकी थी। मेरी बेटी को दहेज के लोभ में फंसा दिया कुछ लोगों ने। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
महेंद्र मामा ने गुस्से से दूल्हे वालों की ओर देखा, जो थोड़ा दूर खड़े थे। कुछ लोग मोबाइल देख रहे थे, कुछ फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, जैसे कोई तमाशा देखकर निकले हों। तो मतलब ये कार वाला ड्रामा भी उसी लालच का हिस्सा था। श्यामलाल ने सिर हिलाया। हाँ, सुबह से ही राघव की माँ कह रही थी, अगर हमारी शान की कार नहीं आएगी तो हम भी बहू नहीं लाएंगे। उन लोगों के बीच ये सारी बातें पहले से ही हो चुकी थी। राघव बार बार अपने दोस्तों से भी कह रहा था, देखना अगर कार नहीं मिली तो ऐसा ड्रामा करूँगा कि लड़की वाले जिंदगी भर याद रखेंगे कि आखिर उन्हें कोई मिला था। और हुआ वही। वो भाग गया आपको अपमानित छोड़कर। अनुपमा ने धीरे से अपने हाथ की मेहंदी को देखा। उस पर राघव का नाम लिखा था, जो अब उसे किसी बदनसीबी की तरह लग रहा था। ये नाम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं रहेगा, उसने मन ही मन कहा और अपने नाखून से मेहंदी को कुरेदने लगी। बाहर कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थी, अब इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। शादी टल जाए तो कौन दूसरा लड़का शादी करेगा। दूल्हा भाग गया, मतलब लड़की में ही कोई कमी रही होगी। अब यही सारी बातें आसपास होने लगी, जबकि सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। उनके ये ताने सुनीता जी को चीर रहे थे, पर वो चुप थी। उसे अपनी बेटी का सिर अपने सीने से लगे रहने देना था। दुनिया का हर ताना वो खुद पर ले लेती, बस अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन बातें हवा की तरह हैं, कहाँ रुकती हैं। एक कड़वा वाक्य सीधे अनुपमा के कानों तक जा पहुंचा। अब ये लड़की तो घर बैठी रह जाएगी, कोई शरीफ घर का लड़का इससे रिश्ता तो नहीं करेगा। अनुपमा के आंसू अंदर ही अंदर जलने लगे। अब वो रो नहीं रही थी, अब भीतर से टूटती जा रही थी। तभी पापा के छोटे भाई अनुपमा के चाचा राजेश आगे आए। अब तक वे चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में आग जल रही थी। बस बहुत हो गया, आप सबको अगर तमाशा देखना है तो बाहर जाइए। ये हमारी बेटी है, कोई तमाशा नहीं, उन्होंने जोर से कहा ताकि हर कोई सुन ले। दूल्हा भागा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी में कमी है, इसका मतलब है कि उसकी औकात सामने आ गई। चाचा के शब्दों ने कुछ लोगों को चुप करा दिया। श्यामलाल ने भी तेज आवाज में कहा, मैं भी गवाही दूंगा अदालत में अगर आप चाहें तो। ये लोग पहले भी एक लड़की की जिंदगी खराब कर चुके हैं, अब आपकी बेटी की जान बच गई, भगवान का शुक्र मानिए। ओम प्रकाश जी ने कांपते हाथों से श्यामलाल के पैर छूने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए प्लीज। आपने आज हमारी बेटी को खाई में गिरने से बचा लिया, वरना हम तो सब कुछ हार चुके थे। श्यामलाल ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया जी, बस जो सच था वो बता दिया। इस गहमा गहमी के बीच अनुपमा अब चुपचाप बैठी थी। आंसू कम हो गए थे, पर दिल में एक नई तरह की आग जल रही थी। मैं रोती ही रहूं क्या, या खड़ी होकर खुद को संभालूं। उसका दुल्हन वाला जोड़ा भारी लग रहा था, पर आज पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ किसी की बहू बनने के लिए नहीं बनी, वो खुद भी एक इंसान है जिसकी अपनी इज्जत और पहचान है। उसने धीरे से घूंघट हटाया और सबके सामने अपना चेहरा दिखाया। आंखें सूजी हुई थी, पर उनमें एक अलग चमक थी। चाचा राजेश ने उसकी तरफ देखकर कहा, बिटिया जो हुआ बुरा हुआ, पर तू हार मत मान। ये मंडप तेरी बर्बादी का नहीं, तेरे दोबारा जन्म लेने की जगह बन सकता है, अगर तू चाहे तो। अनुपमा ने भरे गले से पूछा, पर चाचा अब कौन मेरा साथ देगा, कौन मुझ पर भरोसा करेगा। जिसकी शादी में दूल्हा भाग जाए, ऐसी लड़कियों के लिए कौन हाथ बढ़ाता है। राजेश चाचा मुस्कुराए, उनकी आंखें नम थी। सबसे पहले मैं और तेरा परिवार है अभी। उन्होंने पूरे पांडाल की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोले, जो लोग साथ देना चाहते हैं, सिर्फ खुशी में नहीं दुख में भी, वही सच्चे रिश्तेदार हैं। बाकी सब आज ही अपने अपने घर चले जाएं। ये सुनकर बहुत से लोग चुपचाप कुर्सी से उठकर जाने लगे, कुछ शर्म से तो कुछ इस डर से कि अब यहाँ देखने लायक तमाशा नहीं रहा। पर कुछ लोग वहीं बैठे रहे, सचमुच अपनेपन से। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो श्यामलाल ने धीरे से कहा,
मैंने जो बताया वो तो सिर्फ राघव की बुराई का एक हिस्सा है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब और भी है कुछ? महेंद्र मामा ने पूछा। श्यामलाल की बातों में अब एक और भी गहरा रहस्य झलक रहा था। हाँ, एक ऐसा सच जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये रिश्ता आखिर आपके ही घर तक कैसे पहुंचा। ये सब किसी बाहरी की चाल नहीं, आपके किसी अपने की वजह से हुआ है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अपने की वजह से अनुपमा के दिल में सिहरन दौड़ गई। कौन? उसने पल के झपकाए बिना पूछा। श्यामलाल ने हिचकिचाते हुए धीरे धीरे एक नाम लिया। ये रिश्ता सिर्फ राघव के परिवार ने नहीं रखा था, इसे आपके ही घर के एक सदस्य ने जबरदस्ती आगे बढ़ाया था। और उस सदस्य ने आप सबसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। सबकी आंखें फैल गईं। कौन है वो? ओम प्रकाश जी की आवाज़ कांप रही थी, मानो वो जवाब सुनने से पहले ही टूट चुके हों। श्यामलाल ने गहरी सांस ली। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो अगली बात भी सुनिए, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वो सिर्फ राघव की बुराई नहीं, आपके अपने घर की दरारों को उजागर करेगा। मंडप की लाइटें अब हल्की हल्की मंद पड़ने लगी थी। लाल पीले फूलों की खुशबू भी अब डर और दर्द के बीच खो गई थी। अनुपमा के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें श्यामलाल पर टिकी थी। वो सच जानना चाहती थी, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। श्यामलाल ने चारों ओर देखा। अंदर से आने वाला सन्नाटा बता रहा था कि अब बात हल्की नहीं थी। ये वो बात थी जो पूरे परिवार की नींव हिला देगी। श्यामलाल धीरे धीरे बोला, एक ऐसा इंसान जिसे पता था कि राघव पहले से शादीशुदा है, उस पर केस है और वो दहेजखोर है। एक झटका पूरे परिवार को फिर लगा। अनुपमा के पापा ओम प्रकाश जी कांपते हुए बोले, हमारे घर में कौन ऐसा कर सकता है? कौन हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? श्यामलाल ने धीमे स्वर में कहा, वो आपके बड़े भाई शिव कुमार थे। पूरा पांडाल दहल गया। अनुपमा, सुनीता, महेंद्र मामा, राजेश चाचा, सबके चेहरे पर अविश्वास, सदमा और अपमान की मिलीजुली झलक थी। ओम प्रकाश जी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। भैया? वही शिव कुमार भैया जो खुद को मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते हैं, उन्होंने ये रिश्ता करवाया। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। हाँ, और उन्होंने मजबूरी में मुझसे वादा करवाया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। पर आज आपकी बेटी की हालत देखकर मैं चुप नहीं रह पाया। महेंद्र मामा गुस्से से कांपते हुए बोले, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको इससे क्या फ़ायदा? श्यामलाल ने धीरे से कहा, फ़ायदा बहुत था और नुकसान सिर्फ आपकी बेटी का था। श्यामलाल ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। शिव कुमार जी का बेटा मोहन याद है ना? उसकी गाड़ी का कर्ज बहुत बढ़ गया था। बैंक वाले रोज फ़ोन कर रहे थे। उधर उसकी नौकरी भी खतरे में थी। पूरा घर कर्ज में डूब रहा था। इसी बीच राघव की माँ ने उनसे कहा था, अगर ये रिश्ता करा दो तो हम आपका कर्ज साफ करा देंगे। अनुपमा के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। मतलब मेरी जिंदगी को उन्होंने कार के बदले बेच दिया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। श्यामलाल ने हाँ में सिर हिलाया। शिव कुमार जानते थे कि राघव दहेजखोर है, पर उन्हें बस अपना फ़ायदा दिखा। आपकी बेटी उनकी नज़र में बस एक सौदा बन गई थी। सुनीता जी वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हमारे ही घर के लोग हमारी बेटी की बर्बादी चाहते थे। उधर दूर खड़ा शिव कुमार ये सब सुन रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो भागना चाहता था पर कदम नहीं उठ रहे थे। राजेश चाचा गुस्से से उबलते हुए उसके पास पहुंचे और चीख पड़े, भैया ये सब सच है? आपने वाकई हमारी बेटी को दहेजखोर के हाथ बेचने की कोशिश की? शिव कुमार के होंठ कांप रहे थे। मैंने सोचा था कि राघव में सुधार हो जाएगा और रिश्ता भी अच्छा है। राजेश चाचा चीखे, चुप रहिए। अगर रिश्ता इतना अच्छा था तो अपनी बेटी को देते, हमारी बेटी को क्यों? सभागृह में तालियों जैसा शोर उठा, पर वो तालियां तानों की थी। अनुपमा धीरे धीरे उठकर शिव कुमार के सामने आई। दुल्हन का जोड़ा भारी था, पर उसकी आवाज़ आज सबसे मजबूत थी। उसने कांपते हुए पूछा,
बड़े पापा, आप मेरे अपने थे। मेरा बचपन आपकी गोद में बीता और आपने मुझे एक शराबी दहेजखोर के हाथ सौंपने की कोशिश की। शिव कुमार की आंखों से आंसू गिरे। बेटा, मजबूरी थी। अनुपमा ने रूखी हंसी हंसी। मजबूरी? मजबूरी आपकी थी और कीमत मुझे चुकानी थी। सब खामोश थे। महेंद्र मामा आगे आए। शिव कुमार, तुमने सिर्फ रिश्ता नहीं किया, तुमने परिवार को धोखा दिया है, भाई को धोखा दिया है और सबसे बड़ा, तुमने एक लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। शिव कुमार चिल्ला उठा। हाँ, मैंने किया क्योंकि मैं मजबूर था। मोहन की नौकरी जा रही थी, घर बिकने की नौबत आ गई थी। मैंने सोचा एक शादी से 2 घर बच जाएंगे। अनुपमा ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन एक घर डूब जाता तो उसकी परवाह नहीं थी। शिव कुमार चुप हो गया। उसकी हार सबके सामने थी। ओम प्रकाश जी आगे आए। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। भैया, अगर आप पैसा मांगते तो मैं भीख मांग कर भी देता। मैं आपका घर बचा लेता, पर आपने मेरी बेटी की जिंदगी को दांव पर लगाकर हमारा भरोसा तोड़ दिया। शिव कुमार रोने लगा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। राजेश चाचा ने ठंडी आवाज में कहा। गलती नहीं, पाप किया है आपने। सबके सामने खड़ी अनुपमा ने गहरी सांस ली। अब उसके आंसू सूख चुके थे, शरीर कांप रहा था, पर दिल मजबूत था। उसने कहा, आज मैं समझ गई, जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा अपना आत्मसम्मान होता है। दूल्हा भाग गया, बड़े पापा ने धोखा दिया, पर मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और सबके सामने कहा, ये शादी टूटना मेरी बदनसीबी नहीं, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है और मैं रोकर नहीं, लड़कर नई शुरुआत करूंगी। पंडाल में पहली बार सबकी आंखों में इज्जत थी। एक टूटी दुल्हन नहीं, एक मजबूत लड़की के लिए। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो श्यामलाल फिर पास आए और धीरे से बोले, लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अब कौन सी बात? महेंद्र मामा ने पूछा। श्यामलाल की आवाज भारी हो गई। राघव ने सिर्फ इसीलिए शादी नहीं तोड़ी कि कार नहीं मिली। असल वजह कुछ और है, और वो वजह अनुपमा से जुड़ी है। अनुपमा सिहर गई। मुझसे? मुझसे क्या वजह हो सकती है? श्यामलाल ने कहा। राघव कार छोड़कर किसी के कहने पर भागा है, और वो कोई अनजान नहीं, आपका ही कोई है। सब सांस रोके खड़े रहे। कौन? किसने दूल्हे को भड़काया? आखिर और कितने राज हैं? श्यामलाल ने धीमे धीमे कहा। वो है एक ऐसी लड़की जिसका नाम तो सुना होगा आपने, लेकिन उसका रिश्ता इस परिवार से क्या है, ये अब सामने आएगा। पूरा पांडाल अब सांस रोक कर खड़ा था। अनुपमा के चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी। श्यामलाल ने बात आगे बढ़ाई। राघव को शादी छोड़ने के लिए किसी ने उकसाया था, और वो कोई आम लड़की नहीं, उसके पीछे एक पुरानी कहानी है जो सीधे सीधे अनुपमा से जुड़ती है। महेंद्र मामा, गरज पड़े कौन है वो? किस लड़की की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई? श्यामलाल ने गहरी सांस ली। एक बार फिर सभी की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। फिर उसने वो नाम लिया जिसे सुनते ही अनुपमा जैसे पत्थर बन गई। वो लड़की है सिया। सिया? कौन सिया? अनुपमा की माँ सुनीता जी ने उलझ कर पूछा। हमारे परिवार में तो कोई सिया नाम की लड़की नहीं। श्यामलाल धीरे धीरे बोला। पर एक समय था जब आपकी बेटी के जीवन में वो सिया बहुत बड़ी जगह रखती थी। अनुपमा का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखें फैल गईं। सिया? उसकी आवाज कांप गई। सुनीता जी बोली, बेटा कौन है ये सिया? तुमने तो हमें कभी किसी सिया के बारे में नहीं बताया था। अनुपमा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन गला सूख गया। महेंद्र मामा बोले, बोल बेटा, डर मत। अनुपमा ने धीरे से कहा, सिया मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी जान, मेरी आत्मीय बहन जैसी। पर उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। राजेश चाचा ने पूछा, कैसा हादसा? अनुपमा की आंखों में आंसू भर आए। सिया बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके घर में बहुत झगड़े होते थे। वो अक्सर मेरे घर आती थी। मैं उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसके पापा ने शराब के नशे में धुत होकर
उसे बहुत मारा। वो आधी रात को मेरे पास भाग कर आई। मैंने उसे अपने घर में रखा, लेकिन अगले दिन उसकी माँ ने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उनकी बेटी को भड़काया है। सुनीता जी की सांस रुक गई। क्या? अनुपमा के होंठ कांप रहे थे। हाँ। और फिर सिया को मुझसे दूर कर दिया गया। वो मुझे बुरा भला कहने लगी। पता नहीं उससे ऐसा क्या कहा गया कि उसको लगने लगा मेरी वजह से उसका घर टूटा। अनुपमा रो पड़ी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन ये सब राघव से कैसे जुड़ा? राजेश चाचा बोले, ये तो बहुत पुरानी बात हुई, लेकिन इस नाम का इस शादी से क्या रिश्ता? श्यामलाल की आवाज़ धीमी पड़ गई, जैसे वो अगला सच बताने से डर रहा हो। सिया अब सिर्फ आपकी बेटी की पुरानी दोस्त नहीं है, पिछले 8 महीनों से राघव की प्रेमिका बन चुकी है। पूरा पंडाल फिर एक बार सन्न रह गया। अनुपमा जैसे सांस लेना भूल गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी के इतने राज भी हो सकते हैं। उसके शरीर में जान नहीं रही। सुनीता जी ने उसे संभाल लिया। श्यामलाल ने धीमे स्वर में कहा, सिया और राघव की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। राघव ने सिया से वादा किया था कि वो उससे ही शादी करेगा, लेकिन राघव के माँ बाप दहेज के लालची थे। उन्हें सिया पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी अनुपमा का रिश्ता पकड़ा। अनुपमा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो बोल नहीं पा रही थी। श्यामलाल आगे बोला, सिया ने राघव से कहा कि अगर तुमने अनुपमा से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और आज शादी के ठीक पहले उसने राघव को फ़ोन करके कहा, अगर तू मंडप में गया तो तुझे मेरी लाश मिलेगी। सुनीता जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हे भगवान, दूल्हा इसीलिए भागा। श्यामलाल ने कहा, राघव को वैसे भी कार नहीं मिली थी, इसीलिए वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। और ऊपर से सिया का फ़ोन। उसने सोचा, ना कार मिली ना दहेज, और अगर शादी कर ली तो प्रेमिका भी हाथ से जाएगी। इसीलिए वो शादी छोड़कर भाग गया। अनुपमा ने कांपती आवाज में पूछा, पर सिया, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती थी? श्यामलाल ने जवाब दिया, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसका घर तोड़ा था और अब उसके प्यार को छीनने आई हो। उसे तुमसे नफरत है, और ये नफरत ही आज की शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह है। अनुपमा की आंसू भरी आंखों में दर्द से ज्यादा घाव थे। एक ऐसा घाव जो 2 धोखे से बना था, एक दोस्त का, दूसरा दूल्हे का। अभी सब लोग इस दर्दनाक रहस्य को पचा भी नहीं पाए थे, तभी श्यामलाल ने एक और बम गिरा दिया। एक बात और है जिस वजह से तुम सब धक्का खाओगे। असली खेल सिर्फ सिया और राघव का नहीं, कोई और भी इस शादी को तोड़ना चाहता था, और वो इंसान अनुपमा के बहुत करीब है। आपका अपना सगा ही है। अनुपमा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। कौन? इस सब के पीछे और कौन है? श्यामलाल ने नीचे देखते हुए कहा, अगर आप सब में हिम्मत है तो मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, लेकिन वो नाम आपके घर की दीवार को हमेशा के लिए हिला देगा। अनुपमा ने आंसू पोंछकर बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद आज मेरे सामने सारी सच्चाई आनी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। बोलिए चाचा, मैं सच्चाई से भागूंगी नहीं। श्यामलाल ने सिर उठाया। उसके होंठ खुले। ये सब करवाने वाला है तुम्हारे घर का कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम दिन रात अपना मानती थी। मंडप में अब कोई शोर नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक अजीब सी भारी खामोशी थी। अनुपमा खड़ी थी, एक टूटी दुल्हन बनके, पर एक मजबूत इंसान भी, जो सच से भागना नहीं चाहती थी। श्यामलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे जो नाम वो लेने वाला है वो इस पूरे परिवार को झकझोर देगा। ये सब आपके घर के ही किसी ने करवाया है। पांडाल में बैठे सभी लोग आगे झुककर सुनने लगे। अनुपमा की आवाज कांप रही थी। कौन है वो? कौन मेरी जिंदगी को इस तरह तोड़ना चाहता है? श्यामलाल ने धीरे धीरे कहा, ये सब करवाने वाला है तुम्हारा ही सगा भाई आर्यन। पूरा पंडाल थर्रा गया। सुनीता जी के हाथों से दुपट्टा छूट गया। ओम प्रकाश जी वहीं बैठ गए, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं रही हो।
आर्यन मेरा बेटा। ओम प्रकाश जी की आवाज फट गई। अनुपमा की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांप उठे। भैया, मेरे भैया ने ये सब। अनुपमा की आंखों में एक झटके में बचपन की यादें तैर गईं। आर्यन वही था जो गिरने पर उसे उठाता था, स्कूल ले जाता था, राखी पर हमेशा वादा करता, तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, और आज वही उसकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल रहा था। अनुपमा ने कांपती आवाज में पूछा, श्यामलाल चाचा, भैया ऐसा क्यों करेंगे? आखिर क्यों? श्यामलाल ने गहरी सांस ली। आर्यन पहले जैसा भाई नहीं रहा जैसा तुम समझती थी। पिछले 3 सालों में वो गलत संगत में पड़ चुका है। शराब, जुआ, गलत दोस्त और सबसे बड़ा ईर्ष्या। अनुपमा अचंभित हो गई। ईर्ष्या और मुझसे? श्यामलाल ने सिर हिलाया। आर्यन को लगता था कि तुम घर में सबकी चहेती हो। हर खुशी, हर अवसर में लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। उसे लगता था कि माँ बाप तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहता था, अनुपमा तो हमेशा अच्छी, मैं ही गलत। ओम प्रकाश जी रो पड़े। नहीं नहीं, हम दोनों को बराबर प्यार करते थे, पर वो क्यों नहीं समझ पाया? श्यामलाल ने आगे कहा, आर्यन ने कुछ महीने पहले राघव के दोस्तों के साथ नशा किया था। वहीं उसकी मुलाकात राघव से हुई थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की बुराइयों को फायदे की चीज बना लिया। अनुपमा को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। अब श्यामलाल ने सच का सबसे काला भाग बताया। जब आर्यन को पता चला कि घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तो वो बोला, ये क्यों खुश हो? क्यों हमेशा इसे सब अच्छी चीजें मिले? उसने राघव से मिलकर उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। उसे बताया कि इस लड़की को पाने के लिए दहेज मांगो, वरना छोड़ दो। और जब कार नहीं मिली तो उसने राघव से कहा, अब निकल लो यहाँ से और इसे रोते हुए छोड़ दो। अनुपमा के चेहरे पर आंसू लुढ़क पड़े। मेरे अपने भाई ने मुझे इस हालत में पहुंचाया, श्यामलाल ने कहा। आर्यन को लगा था कि अगर तुम टूट जाओगी तो घर वालों का ध्यान तुमसे हटकर उसके ऊपर आ जाएगा। वो चाहता था कि तुम कमजोर पड़ो और परिवार सिर्फ उसी को देखे। राजेश चाचा गुस्से में कांप उठे। उसने अपनी बहन को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। ओम प्रकाश जी चिल्ला उठे, वो कहाँ है? आर्यन कहाँ है? तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। आर्यन धीरे धीरे आगे आया। सिर झुका हुआ, पर आंखों में जिद और शर्म का अजीब मिश्रण था। अनुपमा ने उसकी तरफ देखा। आंखें लाल, दिल टूटा हुआ, पर आवाज मजबूत थी। भैया, आपने क्यों किया ये? आर्यन चिल्ला उठा। हाँ, मैंने किया, क्योंकि हर चीज तुझे ही क्यों मिलती है? हर जगह तू ही अच्छी, तू ही प्यारी, तू ही परफेक्ट। मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ। उसकी आवाज फट रही थी। माँ पापा हर वक्त तुझे ही सिर पर बैठाते रहे, मुझे तो जैसे कोई पूछता ही नहीं था। ओम प्रकाश जी चिल्ला उठे, ये तेरा वहम है बेटा, तुझे बराबर प्यार किया हमने। आर्यन हंसा, कड़वी दर्दनाक हंसी। प्यार? प्यार से पेट नहीं भरता पापा। पैसा चाहिए, पहचान चाहिए, और वो सब इस लड़की के लिए था। मैं तो बस पीछे रह गया। अनुपमा आंसू पोंछकर आर्यन के सामने खड़ी हुई। भैया, अगर आपको लगता था कि मैं आपसे ऊपर हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते थे। मैं सब छोड़ देती, पर आप मेरी जिंदगी ही तोड़ देंगे, ये कैसे सोच लिया? आर्यन की आंखें झुक गई। मुझे गुस्सा आ गया था, गलत संगत में था। राघव ने भड़काया और मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अनुपमा के शब्द चाकू की तरह थे। गुस्सा अपने दुश्मन पर निकालते हैं, अपने पर नहीं भैया। मेरा क्या कसूर था भैया? आर्यन रोते हुए जमीन पर बैठ गया। राजेश चाचा ने ओम प्रकाश जी से कहा, भाई साहब, इस लड़के को घर में रहने देना भी खतरा है। इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ओम प्रकाश जी ने भारी मन से कहा, पुलिस में नहीं देंगे, ये मेरा बेटा है, लेकिन इसे घर छोड़ना होगा। जब तक ये खुद को नहीं सुधारता, ये इस घर में कदम नहीं रखेगा। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। अनुपमा आगे बढ़ी। दुल्हन का घूंघट उसने खुद हटाया। आंखें मजबूत थी, आवाज और भी ज्यादा। आज मेरी शादी नहीं हुई, दूल्हा भाग गया। भाई ने धोखा दिया, दोस्त ने दुश्मनी की, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। आज से मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी, किसी रिश्ते के सहारे नहीं, अपने दम पर। उसकी आवाज में एक नई शुरुआत की गूंज थी। सुनीता जी ने उसे गले लगा लिया।
अगले दिन अनुपमा ने दुल्हन का लाल जोड़ा उतारा, खुद को आईने में देखा। आंखें सूजी थी पर उसमें आग भी थी। उसने कहा, अब मेरी शादी मेरे सपनों से होगी, किसी लालची से नहीं। उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया, खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया, धोखा देने वाले रिश्ते सिर्फ बोझ होते हैं, लेकिन टूट कर उठने वाला इंसान झुके हुए पहाड़ जैसा बन जाता है। जिस मंडप में उसकी शादी टूट गई थी, वो अब उसी रास्ते पर मुस्कुराती हुई गुजरती है। लोग कहते हैं ये वही लड़की है जिसकी शादी में दूल्हा भाग गया था, और अनुपमा मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो अब किसी के भागने से नहीं टूटती, खुद अपनी मंजिल बनाती है। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। अनुपमा ने बहुत मेहनत की, जिसका फल उसे कुछ समय के बाद मिल गया। आज वो एक सरकारी अध्यापक है और उसकी शादी कुणाल नाम के लड़के से हो गई। वो भी एक टीचर है। आज अनुपमा अपना मायका और ससुराल दोनों बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है। वो अपने ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती, इसीलिए उसकी ससुराल वाले अनुपमा को अपनी बेटी मानते हैं। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अनुपमा की शादी राघव से हो जाती तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। अनुपमा की किस्मत में लालची ससुराल नहीं, प्यार करने वाली ससुराल लिखी थी, जो समय आने पर उसे मिल गई। अपनी बेटी को खुश देखकर अनुपमा के मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।